जी दोस्तों, मैं हूं सिंगर खादिम रफ़ी। प्रोग्राम रियासत और सियासत के साथ तज्जिया निगार। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है पाकिस्तान बामुकाबला इसराइल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ी वजाहत से ये कह चुके हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इसकी दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई कि एक तो कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि क़याद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या जवाब दूंगा। ये उनका बड़ा स्टेटमेंट है। तो उनका जो स्टांस है वो भी बहुत बड़ा है। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, या जो ज़मीन जो सरज़मीन है वो नहीं मिल जाती, जब तक वो मुतमिन नहीं हो जाएंगे, अपनी खुद मुख्तारी से रह नहीं पाएंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि बड़े मकसद के लिए कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, छोटे छोटे, लेकिन बड़े मकसद के लिए कोई बड़ा कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। यहाँ पे हम इसराइल को देखें तो बड़ा मकसद उनका क्या हो सकता है। यानी मुसलमानों के लिए दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, उनके लिए अगर छोटे छोटे कंप्रोमाइज़ करने पड़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो बड़ा मकसद है वो क्या है? तो एक तो फ़लस्तीन की रियासत का क़याम है, और नंबर दो उनको उनकी मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल हो जाए। और एक आज़ाद रियासत के लिए तो ये तो हो सकता है। और तीसरा उनका ये है कि यरूशलेम पे उनका कंट्रोल होना चाहिए, जो मुक़द्दस शहर है, जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, जहाँ अंबिया की यादें हैं, बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, मस्जिद अक्सा है। और ये जो बैतुल मुक़द्दस है यरूशलेम, इस पे पूरा कंट्रोल मुसलमानों का होना चाहिए, जो मुसलमानों की ख्वाहिश है, और मुसलमान इसको अपना हक समझते हैं। दूसरी जानब इसराइली ये समझते हैं कि हर हाल में यहूदियों को ये लगता है कि यहाँ पे थर्ड टेंपल बनना चाहिए। ये एक टेंपल बना था हज़रत दाऊद के टाइम पे, और हज़रत दाऊद के टाइम पे फिर इसको तोड़ दिया गया। फिर एक टेंपल बना था हज़रत सुलेमान के दौर में, उसको भी हज़रत ईसा के यानी मसीह जीसस क्राइस्ट के आने से कुछ अरसा पहले वो बनाया गया था। लेकिन उनके 70 साल बाद जब वो ज़मीन पर से ज़िंदा उठा लिए गए, तो उनके 70 ईस्वी में गालबन उसको रूमियों ने उस टेंपल को तोड़ दिया था। तो यहूदी उसी जगह पे थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, और जो नक्शा उनके पास है उस नक्शे में मस्जिद अक्सा के लिए जगह नहीं है। और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ बीच बचाव का रास्ता निकल आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मकासद होते हैं जहाँ बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं निकल पाता। जैसे आपका मज़हब या अकीदत का जहाँ पे ज़िक्र आ जाए तो वहाँ पे बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे यहूदियों के लिए ये क्लैरिटी है कि उन्होंने हर हाल में मजहबी मकाम को बनाना है, अपने थर्ड टेंपल को तामीर करना है। और मुसलमानों के लिए भी ये क्लैरिटी है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को बचाना है। तो ये कन्फ्लिक्ट रहेगा, हर हाल में ये कन्फ्लिक्ट रहेगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि यहाँ कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। ना इस बीच के रास्ते को यहूदी मानेंगे और ना मुसलमानों के लिए ये काबिल कबूल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहूदी अपने मौक़िफ़ छोड़ दें, या इन दोनों में से एक को अपने मौक़िफ़ को छोड़ना तो पड़ेगा। यहाँ पे बीच का रास्ता कोई नहीं है। तो वो थर्ड टेंपल बनाने जा रहे हैं, और मुसलमान मस्जिद अक्सा को बचाना चाहते हैं। तो कुछ सहाफ़ियों की इमरान ख़ान से एक मुलाकात हुई थी जब अभिनंदन का वाक़या हुआ था, जब हिंदुस्तान ने कहा था कि पुलवामा वाक़े का हमने बदला ले लिया है, लेकिन वो झूठी एयर स्ट्राइक थी। अगले दिन पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया तो इंडिया के 2 तैयारे गिराए थे, अभिनंदन हमारे काबू आ गया था। उसके बाद
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए उन्होंने एक और मुल्क का भी जिक्र किया था, वो था इसराइल। तो इसराइल का उन्होंने बताया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भारत के अलावा फोकस कहीं और जाए। उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी मैदान जंग में, तो वो इसको किसी और जानब जाने नहीं दे रहे थे। फोकस सिर्फ़ और सिर्फ भारत पे रखा हुआ था। दुनिया भर से पाकिस्तान को मुबारकबादें आ रही थी, पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई थी, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का डंका बज रहा था, प्लानिंग के ऊपर बात हो रही थी, प्रोफेशनलिज्म पे बात हो रही थी। तो इमरान खान ने ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि वहाँ भारत के कंट्रोल रूम में भारत अकेला नहीं था, उसके साथ एक और मुल्क भी था और वो था इसराइल। इसराइल कमांडोज और जंग की प्लानिंग करने वाले भारतीय कंट्रोल रूम में मौजूद थे। वो प्लान कर रहे थे कि एयर स्ट्राइक्स कैसे करनी है, पहली भी और दूसरी भी, लेकिन भारत को इसमें नाकामी हुई। इसराइल ने बाद में मिसाइल का अटैक प्लान भी किया था भारत के साथ मिलकर। पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया उस वक़्त, जो बीच बचाओ या बीच में कोई बात कर सकते थे, तो हमें लोगों को ये दुनिया को बता दिया पाकिस्तान ने कि हमारे ऊपर भारत जो है वो 6 मिसाइल फेंकने वाला है। तो रिएक्शन में या रिटेलिएट करते हुए हम उनके ऊपर 18 मिसाइल फेंकेंगे, जो 3 गुना ज़्यादा हैं और 3 गुना ज़्यादा तबाही फैलाएंगे भारत के अंदर। इसके बाद भारत डर गया, इसराइल नाकाम हो गया और ये मामला फिर वहीं रुक गया। ये प्राइम मिनिस्टर को पता था कि इसमें रोल क्या है इसराइल का। तो इसराइल का ये रोल मैं आपको बताता चलूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको एक किताब बताता हूँ, तो इसका नाम है, ये एंड्रियन लीवी और कैथराइन स्टार्क ने लिखी है। एंड्रियन लीवी और कैथराइन स्टार्क ने लिखी है। ये बड़ी ज़बरदस्त एक किताब है। इसमें पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट एंड सीक्रेट्स न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट एंड सीक्रेट्स न्यूक्लियर वेपन, ये किताब का नाम है। यानी पाकिस्तान अमेरिका जो खुफिया ट्रेड चल रही थी, इस पर उन्होंने किताब लिखी है। तो इस किताब में कहानी है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की। वहाँ से शुरू होती है कि 1975 से एक नौजवान साइंसदान जिसका नाम अब्दुल कदीर ख़ान है, जो हॉलैंड से निकलता है टॉप सीक्रेट्स लेकर और ऐसे मुल्क के लिए काम करना चाहता है। वो अपने मुल्क में पहुँचता है, प्लानिंग करता है मुल्क के साथ मिलकर और टॉप सीक्रेट्स लेकर जाता है और अपने मुल्क को अपनी दुश्मन मुल्क के मुकाबले के लिए बदतरीन या जदीद तरीन एटॉमिक बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। ये किताब वहाँ से शुरू होती है। तो 15 दिसंबर 1975 को अब्दुल कदीर ख़ान वहाँ से टॉप सीक्रेट्स लेकर वहाँ से निकले थे। यानी ये कहानी इस किताब की इस तरह से शुरू की। बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट बड़े मज़ेदार हैं। इसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासों पे भारत और इसराइल ने कब कब हमले करना चाहे और वो किस नौयत के हमले थे। भारत ने पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले के कई मंसूबे बनाए उस किताब के मुताबिक। इस किताब में बाकायदा वाक़े और आर्टिकल लिखे हैं जो तफसील के साथ उन्होंने दिए हैं। तो 80 की दहाई में पाकिस्तान के जौहरी असासों पर 4 मंसूबे बनाए थे भारत ने। 80 की दहाई में ये 4 बड़े मंसूबे थे, वैसे तो और भी कई मंसूबे थे। तो 1981, 82, 83 और 84 में इसराइल इन मंसूबों में मुलव्वस था। इस किताब के मुताबिक भारत के साथ मुकम्मल तौर पे शामिल था, जैसे इस दौर में भी और उस दौर में भी। लेकिन आपको पता है कि उस दौर में पाकिस्तान की मदद किसने की थी? अमेरिका ने। 80 की दहाई में पाकिस्तान अमरीकियों की आंखों का तारा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए रूस के टुकड़े कर रहा था, रूस को तोड़ रहा था बड़ी कामयाबी के साथ। तो पाकिस्तान की तरफ से उनकी आंखें बंद थीं और अमरीकी जो थे वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करते थे और पाकिस्तान को भी ये पता था
کہ یہی وقت ہے بہترین، ہم ایک اٹامک وار بن جائیں، ورنہ بھارت خطرے کی صورت میں ہم پر ہمیشہ ہمیشہ مسلط رہے گا۔ تو پاکستان کی ایک اچھی اسٹریٹجی تھی، اور انڈین ایکسپریس کے حوالے سے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہنگری اور امریکی وزیر خارجہ کی کچھ خفیہ دستاویزات تھیں، ان کو اس کتاب میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں روس، بھارت اور اسرائیل شامل تھے، جہاں پاکستان کے اندر اٹیک کیا جانا تھا ایٹمی تنصیبات پر، مگر روس نے ہنگری کو یہ معلومات دیں، اور وہاں سے یہ معلومات امریکہ کے پاس آئیں، اور پھر امریکہ نے پاکستان کو بتا دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی انتہائی خفیہ دستاویزات کے مطابق، جو اب منظر عام پہ آ چکی ہیں، پاکستان یعنی اسلام آباد میں جو امریکی سفیر تھے پاکستان کے اندر، اس نے ایک خط لا کر ضیاء الحق صاحب کو دیا تھا، اور ضیاء الحق کو جو خط دیا گیا اس میں یہ لکھا تھا کہ کوہٹا ایٹمی ری ایکٹر پہ بھارت بہت جلد حملہ کرنے والا ہے، اور اسرائیل اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ 7 جون 1981 کو اسرائیل نے ایک بہت بڑا عراقی ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس دنیا میں۔ عراق جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا تھا اسرائیل نے 7 جون 1981 کو، اور پھر اسرائیل نے انڈیا کو کہا تھا کہ یہاں بھی خطرہ موجود ہے، پاکستان، تو یہاں بھی لوگ ایٹمی صلاحیت کے مالک ہو جائیں گے، تو ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو بھارت نے اور اسرائیل نے مل کر کام شروع کیا اور پلان بنایا۔ پھر اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ 1983 میں بھارت کے کچھ فوجی حکام وہ اسرائیل گئے، وہاں جا کر خفیہ معلومات کا انہوں نے تبادلہ کیا، یعنی بھارتیوں نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ معراج 23 جو ہے طیارہ، وہ کس طرح ہے، اس کی بہت ساری چیزیں شیئر کیں اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بدلے میں، اور اس معلومات کے بدلے میں جو F-16 ہے، اس کی معلومات اسرائیل نے بھارت کے ساتھ تکنیکی معلومات شیئر کیں، اور اس وزٹ میں انہوں نے کچھ الیکٹرونک وارفیئر کا سامان بھی خریدا بھارتیوں نے، جس سے وہ کوہٹا لیبارٹری کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، جہاں پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہا تھا۔ 1983 کے آخر میں اندرا گاندھی نے اپنی ایئر فورس کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کوہٹا لیبارٹری پر حملہ کر دے، لیکن اس وقت ویانا میں ایک پاکستان کا ایک سائنسدان تھا، آپ تاریخ میں پڑھیں، ان کا بہت بڑا نام ہے، ایٹمی سائنسدان تھا، اور ان کا نام تھا منیر احمد خان۔ یہ ویانا میں موجود تھے، اور انہوں نے ایک ایسی دھمکی لگائی کہ بھارت ڈر گیا اور انہوں نے اٹیک نہ کیا، حالانکہ آرڈر دیا جا چکا تھا کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے کوہٹا پہ۔ ستمبر 1984 میں دوبارہ منصوبہ بنایا انڈیا نے، اور جب یہ منصوبہ بنایا تو پاکستان میں ایک سفیر تھے وکی ہنٹن، انہوں نے ضیاء الحق کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر پھر حملہ ہونے والا ہے۔ تو پھر پاکستان نے اپنی سیکورٹی کو امپروو کرنا شروع کیا، اور پاکستان نے ایئر ڈیفنس سسٹم لگانے شروع کیے جہاں پہ ایٹمی تنصیبات تھیں، تاکہ ان کو محفوظ ترین بنایا جا سکے کسی بھی فضائی حملے کی صورت میں۔ تو بھارت نے ایک اور موقع پر ایک اور عجیب کام کیا تھا، بڑا زبردست انہوں نے کام کیا۔ بھارت کو یا اسرائیل کو یہ لگا کہ بھارت جو ہے وہ براہ راست پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، یا براہ راست لڑائی میں نہیں کود رہا، تو بھارت نے یہ حامی بھر لی کہ ہم اپنے ایئر بیس اسرائیل کو دے دیتے ہیں، اور اسرائیل آئے ہمارے ایئر بیس کو استعمال کرے اور پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کر دے اپنی فضائیہ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو پاکستان نے وارن کر دیا تھا، پاکستان نے کہا کہ ہمارے اوپر اگر اس قسم کا اٹیک ہوا تو انڈیا کے اندر جو ڈھابا ایٹمی سینٹر ہے ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو فوراً اسرائیل کو بھی بڑا تگڑا جواب دیں گے۔ اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو بڑی مزیدار لگے گی اس موقع کے اوپر۔ اس وقت امریکہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو جواب امریکہ دے گا۔ یہ 1984، 85، 86 کی بات ہے۔ 80 کی دہائی میں پاکستان افغان جہاد میں طالبان کی
मदद से और मुजाहिदीन की मदद से अपनी हिकमत अमली की वजह से रूस के टुकड़े कर रहा था, सोवियत यूनियन को तोड़ रहा था, और अमेरिका के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने उस वक़्त आंखें बंद रखीं, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रूस को तोड़ दिया तो अमेरिका को जब तसल्ली हुई तो वो इस जंग को छोड़ के भाग गया, और पाकिस्तान बड़ी देर तक इस मलबे के नीचे दबा रहा और इस जंग से निमटता रहा। एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान इसका खमियाजा भुगतता रहा। तो अमेरिका ने बिल्कुल अपने हाथ उठा लिए थे, और जैसे पाकिस्तान उनका उस वक़्त हीरो था, ऐसे ही आज भारत अमेरिका का हीरो है। वो कुछ भी करे, इंडियन क्रॉनिकल आए या कुछ भी, कोई भी हथियार ख़रीदे या बनाए, यानी S-400 का मुआहदा रूस के साथ इंडिया भी करना चाहता है, लेकिन तुर्की ने किया तो अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। इंडिया के मुताल्लिक़ अमेरिका की आंखें इस वक्त बंद हैं, जैसे कल पाकिस्तान के लिए थी। इसलिए अमेरिका को ये लगता है कि रूस को तो तोड़ दिया था पाकिस्तान ने, और अब चाइना के टुकड़े करेगा भारत। तो चीन के साथ पंगा लेने के लिए इंडिया मौजूद है, लेकिन यहाँ वो हालात नहीं हैं। वहाँ तो मुसलमान आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उल्टा टुकड़े इंडिया के हो जाएंगे। तो अमेरिका इस बात को नहीं समझता, लेकिन इंडिया के ऊपर उसने एक मेहरबानी रखी हुई है। तो भारत ये नहीं जानता कि अमेरिका काम निकालने के बाद क्या करेगा। तो उस पर फिर उसके बाद कमर सीधी होते होते कई साल लग जाएंगे। बहरहाल ये भारत का मामला है, वो अपना फ़ैसला खुद करेगा। पाकिस्तान अपने फ़ैसले करने में खुद मुख्तार है। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, ऐसी सूरत हाल में इसराइल को तस्लीम करना कैसे मुमकिन है, जब आप जानते हैं कि 3 से 4 दहाइयों से लगातार उसने कोशिश की है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो 1967 में जब इसराइल ने अरबों से जंग जीती थी, उस वक़्त उनके वज़ीर आज़म ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दुनिया में हमारे लिए कोई ख़तरा है तो वो है पाकिस्तान, हमें किसी और से कोई ख़तरा नहीं है, और पाकिस्तान इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। एक और चीज़ आपको और बताऊं कि पाकिस्तान ने इसराइल को वार्न भी किया है कि अगर पाकिस्तान पर इंडिया कोई अटैक करता है तो इसराइल बीच में आता है तो नताइज का ज़िम्मेदार इसराइल होगा। इसराइल अपने आप को इन चीज़ों से बाज रखे, ये आपको मैंने इशारा दिया है। अगली बात आप ख़ुद समझ गए होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मैं ये प्रोग्राम बंद करता हूँ। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ कुछ बेनिफिट मिल जाता है, कुछ हौसला अफजाई होती है। तो मेरी ये वीडियोस आगे भी शेयर किया करें, ताकि जो हकीकी बातें हैं, जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचें और लोग अपने दुश्मन और अपने दोस्त की पहचान रख सकें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ से वाकिफ़ रहें। तो ओके, खुदा हाफिज़।